नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है गुल्लक। हेलो मैम, मेरा नाम वृंदा है। मैंने आपकी पत्रिका के लिए कुछ दिन पहले अपनी कहानी क्षितिज की ओर भेजी थी। क्या मेरी यह कहानी आपको पसंद आई? क्षितिज की ओर? हाँ, एक मिनट। सॉरी वृंदा जी, आपकी कहानी अस्वीकृत है। दरअसल आपने लिखा तो अच्छा है, पर कहानी में कुछ नएपन की कमी है। आपने हमारी पत्रिका में छपी कहानियाँ तो ज़रूर पढ़ी होंगी, तो आप उस हिसाब से भाषा पर भी थोड़ी मेहनत कीजिए। मैम, इस बार भी अस्वीकृत? पिछले कई सालों से मैं यह अस्वीकृति झेल रही हूँ। हर बार कोशिश करती हूँ कुछ नया लिखने की, पर हर बार अस्वीकृत हो जाती है। आप निराश मत होइए वृंदा जी। कहानी के अस्वीकृत होने से दिल छोटा मत कीजिए। आप बस लिखती रहिए और इसे अपनी असफलता भी मत मानिए, बल्कि असफलता ही सफलता की मंजिल पाने की राह बनाता है। आप प्रयास करती रहें। कोई बात नहीं मैम, मैं कुछ और अच्छा लिखने का प्रयास करूंगी और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मेरी कहानी को आपकी पत्रिका में ज़रूर जगह मिलेगी। धन्यवाद, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। माँ को लिखने का बेहद शौक था, पर अपनी घर गृहस्थी को संवारने में माँ अपने लेखन के शौक को संवारना भूल गई थी। पिछले कुछ सालों में माँ पुनः लेखन क्षेत्र में सक्रिय हो गई थी। वे अक्सर अपनी कहानी व लेख अपनी प्रिय पत्रिका में छपने के लिए भेजती थी, परंतु हर बार वहाँ से अस्वीकृत हो जाती थी। उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि उनकी प्रिय पत्रिका में उनकी कहानी या किसी लेख को जगह मिले। हर बार अस्वीकृत सुनकर उन्हें आहत और निराश होकर कुछ क्षण के लिए बैठ जाती, पर फिर अचानक उठकर एक पर्ची पर कुछ लिखती और फिर उसे अपनी गुल्लक में डाल देती। पर्ची गुल्लक में डालकर वे अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती थी। फिर एक नई आशा, नई स्फूर्ति और खुशी के साथ अपने जीवन में व्यस्त हो जाती। ऐसा वो सालों से करती आ रही थी। वृंदा, लोग गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं, पर तुम पर्चियाँ? व्यंग्यात्मक टिप्पणी देते हुए उसके पति नीलेश हंसने लगे। माँ ने पापा के इस व्यंग का उत्तर एक निरस्ता भरी मुस्कुराहट से दिया। माँ, मैं बचपन से आपकी इस गुल्लक को देख रही हूँ। आखिर आप इन पर्चियों में क्या लिखकर गुल्लक में डालती हैं? मैंने माँ से पूछा। महक बेटा, यह गुल्लक मेरी सहेली है। इस गुल्लक में मेरा अस्तित्व, मेरी स्मृतियाँ, मेरा मान सम्मान सुरक्षित है। मैं समझी नहीं माँ। बेटा, वक्त आने पर समझ जाओगी, पर हाँ, एक बात का स्मरण रहे कि तुम लोग मेरी गुल्लक से दूर रहना। कहकर वो किचन में चली गई। गुल्लक के विषय में वो कभी भी बात करने में रुचि नहीं लेती थी। बचपन से आज तक मैंने कभी भी माँ को निराश और हताश नहीं देखा। मेरे लिए तो वो सुपर मॉम थी, जिन्हें हमेशा सिर्फ मुस्कुराते और खुश देखा था। उसका सर्वस्व तो सिर्फ उनका घर परिवार था, जिसे वे स्वर्ग सा दर्जा देती थी। बिना किसी शिकायत के वे बड़ी शिद्दत से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही थी। पूरे घर का एक एक कोना, एक एक चीज़ उनके करीब थी, परंतु एक छोटी सी चीज़ जो उनके लिए सबसे अनमोल थी, वो थी उनकी गुल्लक, जो मेरे लिए सदा जिज्ञासा और कौतूहल की विषय बनी रहती। वो उनकी गुल्लक नहीं, बल्कि उनकी सहेली थी। उनकी गुल्लक को हाथ लगाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। अक्सर वे अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ लम्हे चुराकर एकांत में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी गुल्लक को निहारती और अपनी यादों के समंदर की लहरों को अपने हृदय से टकराते देखती थी। इन पलों पर उनका एकाधिकार था, जो उनको अत्यंत सुकून प्रदान करते थे। माँ सदैव मुझे एक बात सिखाती थी कि महक बेटा, जिंदगी पग पग पर तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम पर निराश की बरसात करेगी, तुम्हारा हौसला तोड़ने का भरसक प्रयत्न करेगी, पर यदि तुम हमेशा हिम्मत, संयम और मुस्कुराहट का छाता लेकर चलोगी तो अवश्य उस बरसात से बची रहोगी और अंत में उस समय पर विजय प्राप्त होगी। अन्यथा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अपनी हताशा व उदासी को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने देना, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं लड़ता, अपितु हमें खुद ही खुद की हिम्मत बन अपने लिए लड़ना पड़ता है। ये संसार अपने स्वार्थी स्वभाव के से विवश होकर तुम्हारी निराशा की नुमाइश कर देगा। बेटा, ये तो वक्त का पहिया है जो सदैव घूमता रहता है।
हर निराशा एक आशा को साथ लेकर आती है। तुम बस संयम का दामन थामे रखना। उनकी यह अनमोल सीख सदैव उनके एहसास को मेरे करीब रख मुझे जीवन में किसी भी हालात में परास्त नहीं होने देती और निरंतर चलने की प्रेरणा देती थी। महक, माँ को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। उनके पास वक्त बहुत कम है। समीर, मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रख मेरे विचारों की तंद्रा तोड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो माँ के साथ यादों के गलियारों में घूम रही थी। आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटी हुई माँ के चेहरे से पहली बार मुस्कुराहट गायब थी। उनके हाथ नाक पर नलियों ने कब्जा कर रखा था। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। इतना बेबस मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा था। मेरी नज़र एकटक घड़ी की सुइयों पर टिकी थी। उन घड़ी की सुइयों में माँ की सांसें अटकी थी। चंद घंटों का समय दिया था डॉक्टर ने माँ को। उम्मीद रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही थी। हिम्मत जवाब दे रही थी। मन मस्तिष्क सब शून्य हो गए थे, यह जानते हुए कि माँ को अब जाने से कोई रोक नहीं सकता था। फिर भी हृदय ईश्वर से निरंतर एक चमत्कार की दुआ कर रहा था। एक साधारण से बुखार ने उनके शरीर के सभी ऑर्गन्स फेल कर दिए थे। चट्टान सी मजबूत माँ आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते आखिर माँ अपनी जीवन का युद्ध हार ही गई। कहते हैं जाने वाले को अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। कदाचित माँ उदास चेहरे के साथ विदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए जाने से पहले उनके शरीर में मात्र एक हलचल हुई थी और वो थी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव का आना। सभी अंतिम क्रियाएं पूर्ण हो चुकी थी। मैं माँ के एहसास के साथ एकांत में कुछ समय बिताना चाहती थी। वैसे तो उनको घर का एक एक कोना प्रिय था, पर उन्हें जो सबसे अत्यधिक प्रेम था वो था उनका अपना कमरा। माँ के कमरे में मैं उनकी सभी चीज़ें करीने से रखी थी। उनकी समस्त चीज़ों में उनकी खुशबू समाई थी। मैं उनकी आराम कुर्सी पर बैठकर उनके होने के एहसास को महसूस कर रही थी कि अकस्मात ही मेरी नज़र उनकी गुल्लक पर पड़ी। उनकी गुल्लक, उनकी सहेली जो उनके जाने के बाद नितांत अकेली हो गई थी। उसने अपनी सहेली को खो दिया था। मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था कि गुल्लक खोलूं या नहीं। अंत में बचपन के कौतूहल और जिज्ञासा की जीत हुई और कांपते हाथों से मैंने गुल्लक खोलकर एक एक करके पर्चियां निकालकर पढ़नी आरंभ की। गुल्लक में छिपा माँ का अस्तित्व, उनका दर्द आंसू बन मेरी आंखों से बह रहा था। आज इस बात का मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक निर्जीव गुल्लक सिर्फ रुपए पैसे संजोकर रखना ही नहीं जानती, बल्कि सजीव होकर किसी का साथी बन उसके जीवन के उतार चढ़ाव में उसको संभालने की एक अहम भूमिका भी निभा सकती है। उनका जीवन आज उनकी गुल्लक परतों में खोल रही थी। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ बन विचारों में विचरण करने लगी। कितनी होशियार से एक कुशल कलाकार की तरह वे हमारे समक्ष मुस्कुराहट और संतुष्टि का मुखौटा पहने खुश होने का सफल नाटक करती रही। हमने कभी उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द का मर्म समझने का प्रयास ही नहीं किया। सदैव इसी भ्रम में रहे कि माँ का जीवन खूबसूरत रंगोली से सजा है, जिसमें चिंता और गम के कोई रंग नहीं है। सच कहा था उन्होंने कि इस गुल्लक में उनका अस्तित्व और उनकी निराशा है। उनके हृदय के भीतर की वेदना का मात्र एक ही साथी वह साक्षी थी, उनकी गुल्लक। जैसे जैसे गुल्लक की पर्चियां खुल रही थी वैसे वैसे उनका दर्द गुल्लक से निकलकर बहने को उतारू था। उनका जीवन एक चलचित्र की भांति आंखों के समक्ष चलने लगा। सवेरे से घर का सारा काम पूरा करके रात को बिल्कुल थक कर चूर हो जाती हूँ, पर इस थकावट का एहसास सिवाय मेरे और किसी को भी नहीं। आज नीलेश ने तीसरी बार गर्भ में कन्या होने के कारण मेरा गर्भपात करवा दिया। बेटियों के प्रति ऐसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ दम घुटता है मेरा। क्यों नहीं बचा पाई मैं अपनी बेटियों को। ईश्वर का शुक्र है कि इस बार मेरा गर्भ 1 मास अधिक होने के कारण बच गया। मेरी बेटी मेरी गोद में अपनी आंखें खोलेगी, मुझे माँ बनाकर मुझे संपूर्ण स्त्री बनाएगी। नीलेश ने मुझे कन्या को जन्म देने का दोषी करार कर मेरी आत्मा को छलनी कर दिया। अरसा हो गया नीलेश को मुझसे प्रेम के 2 बोल बोले हुए। अगर पति ही ऐसा हो तो एक स्त्री खोखली हो जाती है।
आज फिर मेरी कहानी मेरी प्रिय पत्रिका में अस्वीकृत हो गई। कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कभी सही। क्यों अपने अहंकार में डूबकर मेरे मायके वाले को तुच्छ समझकर हर बार नीलेश उनका अपमान करते हैं। उनका अपमान मुझसे और नहीं सहा जाता। एक बेटी होने के नाते क्यों नहीं रोक पाती हूँ मैं ये सब। ये मेरी कहानियाँ ही तो है जिनमें मैं अपने जीवन के यथार्थ सत्य को पिरो देती हूँ और मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपना दर्द बांट लिया है। इनके सहारे मैं अपनी सभी गम को भूल जाती हूँ। बस अब तो इंतज़ार है अपनी कहानियों को अपनी प्रिय पत्रिका में छपे हुए देखने का। अपने चेहरे पर सदा के लिए मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया, क्योंकि दुख जीवन यात्रा को कठिन बना देता है और मुझे जीना है अपनी महक के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसको सदा मुस्कुराहटें देने के लिए। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है, आरजू है। अब मैं थक गई और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। कितनी और भी पर्चियाँ अभी बाकी है, किंतु इन अश्रु भरी आंखों से पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था, या फिर अब और पढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी मुझ में। आदर्श रूप वाले अपने पापा के दोहरे व्यक्तित्व को देख भीतर तक टूट गई थी मैं। मेरे पापा, उफ, माँ की पर्चियों का सत्य मुझे कचोट रहा था। लड़कियों से इतनी घृणा थी पापा को, यह सत्य तो मुझसे सहन ही नहीं हो रहा था। मुझे मुस्कुराहटें और खुशी देने के लिए वे खुद आजीवन दर्द से लड़ती रही, फिर भी सदैव अपने घर को स्वर्ग का दर्जा दिया। सच ही कहा था माँ ने। उनकी इस गुल्लक एक सच्चा साथी बन उसके अस्तित्व और मान सम्मान को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा था और उनके जीवन की रिक्तता को भरने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अभी मैं गुल्लक और उसकी अमूल्य भूमिका में खोई हुई थी कि फ़ोन की घंटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। हेलो वृंदा जी, आपके लिए खुशखबरी है। आपकी कहानी गुल्लक हमारी टीम को बेहद पसंद आई है और आगामी अंक में इसको प्रकाशित किया जाएगा। फ़ोन माँ की प्रिय पत्रिका वालों का था। आखिरकार माँ की तमन्ना पूरी हो गई थी। यह सुनकर आंसू सब्र का बांध तोड़कर अविरल झरने की तरह बहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे खुशखबरी मानूं या फिर, पर हाँ, यह सुनकर माँ को अवश्य ही मुक्ति मिल गई होगी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।